संडे फन डे, बैक टू बैक मैचेस देखने को मिले और एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली कि अब कोई भी टीम आईपीएल में ऐसी मौजूद नहीं है जिसने एक भी मैच आईपीएल के अंदर ना जीता हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिन्होंने 155 रन चेस किए राजस्थान रॉयल्स के सामने और उन 155 रनों को चेस करने के चक्कर में उनको नाको चने चबाने पड़े। तो ये रन चेस कैसी रही। दूसरा मैच पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट, पंजाब ने 250 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए और लखनऊ सुपर जायंट जब चेस करने आई तो ऐसा लगा, ऐसी उम्मीद मुझे आई थी कि शायद यहाँ से एक कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और क्या एलएसजी यहाँ से चेस कर पाएगी। ये भी मुझे लग रहा था कि हाँ, एलएसजी यहाँ से चेस कर सकती है, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच की। मैच स्टार्ट होता है, टॉस के टाइम पे राजस्थान टॉस जीतता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेता है, क्योंकि जब भी शाम का मैच होगा तो वहाँ पे ये देखा गया है कि स्पिनर्स को हेल्प मिलती है और लेटर ऑन जो बल्लेबाजी करने आते हैं तो वहाँ पे ड्यू की तो कोई चीज़ रहती है नहीं, तो विकेट कहीं ना कहीं टूटती है और दूसरी बार में रन बनाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे राजस्थान पहले बल्लेबाजी करने उतरती है। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी काफ़ी अच्छे तरीके से स्कोर बोर्ड को आगे लेके जाते हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से राजस्थान रॉयल जो है एक बड़े स्कोर की तरफ जा रही है, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से उन्होंने करके दिखाया है इस सीज़न के अंदर। और जब से वैभव सूर्यवंशी ने जायसवाल के साथ ओपनिंग करनी स्टार्ट की है तो ये टीम काफ़ी ज़्यादा स्थिर और स्ट्रांग भी हो गई है। तो यशस्वी जायसवाल 29 बॉल्स में 39 रन बनाते हैं, 4 चौके 2 छक्कों की मदद से। वैभव सूर्यवंशी 28 गेंदों पे 46 रन बनाते हैं, 6 चौके 2 छक्कों की मदद से। और इन दोनों के बीच में 8.5 ओवर में 81 रनों की साझेदारी होती है पहले विकेट के लिए। और वहाँ पे बेस बन चुका था कि एक बार फिर से जो राजस्थान है वो 200 का पहाड़ा यहाँ पे पड़ेगा, लेकिन फिर लेटर ऑन गेंदबाजी अच्छी होती है। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण दोनों ही पिच के ऊपर पकड़ को लेके आते हैं, क्योंकि जो कोलकाता के विकेट है यहाँ पे देखा गया है कि स्पिनर्स को लेटर ऑन जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ता है, मैचेस होते हैं, तो वहाँ पे हेल्प मिलनी स्टार्ट हो जाती है। वरुण चक्रवर्ती ने बहुत ही अच्छी किफ़ायती गेंदबाजी की, 4 ओवर के अंदर केवल 14 रन दिए और 3 विकेट निकाले। सुनील नारायण ने 4 ओवर में 26 रन दिए और 2 विकेट निकाले। और वो एक बैंक जिसकी हम बात करते हैं कि एक बैंक मौजूद है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 8 ओवर का 2 स्पिनर्स के सामने, तो वो बैंक हमें इस मैच में खेलते हुए दिखा और दोनों ने मिलकर 8 ओवर में केवल 40 रन दिए और आधी टीम जो राजस्थान किया उसे बाहर भेज दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी राजस्थान रॉयल्स के लिए और राजस्थान ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से हमारा बैटिंग कोलैप्स होगा। एक और बात यहाँ पे करने वाली थी कि जो रियान पराग है, हालांकि राजस्थान पॉइंट्स टेबल में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी रियान पराग जो कि कैप्टन है राजस्थान रॉयल्स के, उनका प्रदर्शन अभी भी नील बटे सन्नाटा है। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि रियान पराग किस तरीके से आने वाले मैच में परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कभी ना कभी जब आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगा तो आपको मिडिल ऑर्डर से हेल्प चाहिए होगी और अभी तक जो मिडिल ऑर्डर है वो हेल्प करने में नाकाम रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि रियान पराग किस तरीके से आगे आने वाले मैचेस में रन्स बनाते हैं या फिर नहीं बनाते। ध्रुव जुरैल जल्दी आउट होते हैं। शुभमन हेटमायर एक बार फिर से पारियां नहीं आ गई। शुभमन हेटमायर पिछले साल के आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे और लास्ट सीजन जो 2 मैचेस हारे थे फाइनल ओवर के अंदर, उसमें शुभमन हेटमायर के ध्रुव जुरैल के साथ मौजूद थे और दोनों मिलके एक बार 1 ओवर में 9 रन चाहिए थे, उसे चेज नहीं कर पाए थे। और एक और मैच था उसमें भी 9, 10 या 8 रन चाहिए थे, वो भी चेज नहीं कर पाए थे। तो ये शुभमन हेटमायर मुझे लगता है कि अगर इस सीजन परफॉर्म नहीं कर पाते तो शायद कोई ना कोई और फिनिशर की तरफ राजस्थान रॉयल को सोचना पड़ेगा। अभी शायद रविंद्र जडेजा के साथ वो जा गए हैं, लेकिन जडेजा की भी फॉर्म को इतनी तगड़ी अभी लग नहीं रही। दैन बात करें डोनोवान फरेगा की, फरेगा भी एक चक्का लगाते हैं आउट हो जाते हैं। जडेजा, जोफ्रा आर्चर तो ज़्यादा बल्लेबाजी होती नहीं है और जब 155 रन बने थे राजस्थान के तो मुझे लगा था कि यहाँ पे कोलकाता बहुत ही आसानी से इस मैच को जीत सकता है, लेकिन जब वो बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो उनके दोनों ही ओपनर 0 पे आउट हो जाते हैं। टिम साइफर्ट भी और उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे भी। अजिंक्य रहाणे डगआउट में ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि उनका सब कुछ लुट चुका है ऑलमोस्ट, और मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि शायद आने वाले मैचेस वो कैप्टनसी करेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे अगले सीजन में केकेआर उन्हें रिटेन नहीं करती है तो मुझे नहीं लगता कि अजिंक्य रहाणे आने वाले आईपीएल में सीजन खेल पाएंगे। तो उनका रिटायरमेंट ऑलमोस्ट केकेआर की हार और जीत के ऊपर निर्भर करेगा। अगर यहाँ से अजिंक्य रहाणे कोई मिरेकल दिखाते हैं, इस टीम को किसी तरीके से क्वालिफायर्स की तरफ लेके जाते हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद भी अजिंक्य रहाणे के पास कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पे अच्छा रिज्यूमे नहीं है कि वो अगले साल दोबारा आईपीएल खेल पाए। तो अजिंक्य रहाणे जो डिप्रेशन उनके माइंड में दिख रहा था वो निश्चित रूप से उनका पर्सनल करियर भी है और जो केकेआर की लुटिया डूब गई है उनके ऊपर भी जो वो विचार कर रहे हैं। केवल पहली गेंद के ऊपर बोल्ड हो जाना टीम साइफर्ट का, रहाणे का पिछले मैच में 0 बनाना, इस मैच में 0 बनाना। देन अंकित रघुवंशी आते हैं, 10 रन बना के वो भी आउट हो जाते हैं।
कैमरून ग्रीन 13 बॉल्स में 27 रन बनाते हैं, रोमन पावल 20 गेंदों पे 23 रन बनाते हैं। तो यहाँ पे जो टीम थी ऑलमोस्ट 7 ओवर तक माफ़ कीजिएगा ऑलमोस्ट 10 ओवर तक टीम 70 रनों पे आधी टीम डगआउट के अंदर जाके बैठ चुकी थी और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अब ये टारगेट रीच से भाग हो चुका है और ये बिल्कुल चेज़ नहीं हो सकता। लेकिन आप देखिए जोफ्रा आर्चर ने 4 में 35 दिए, नादर बर्गर ने 2 में 20 दिए और नादर बर्गर को लेटर ऑन ओवर करवाना चाहिए था लेकिन करवाया नहीं गया, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है रियान पराग के हवाले से। रवि बिश्नोई रन्स पड़े। एक नया स्पिनर मुझे देखने को मिला, ऋषराज पुंजा माफ़ कीजिए, ऋषराज पुंजा ने इस तरीके से गेंदबाजी की, लंबे कद का खिलाड़ी है, बाउंस मिल रहा था, बॉल स्पिन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक मजा हुआ गेंदबाज है, बहुत ही अच्छे टप्पे पे गेंद को करवा रहा था। ऐसा नहीं लगा कि ये किसी इंटरनेशनल टीम के सामने गेंदबाजी कर रहा हो। 4 ओवर में केवल 25 रन दिए, 1 विकेट निकाला। जडेजा ने 3 ओवर में 8 रन दिए, 2 विकेट निकाले। इट मीन्स के विकेट में स्पिन के लिए काफ़ी कुछ था और विकेट काफ़ी अच्छी स्पिन फ्रेंडली भी थी। तो यहाँ पे रियान पराग भी अपना हाथ आजमा सकते थे, वो भी अच्छी स्पिन डालते हैं, लेकिन उन्होंने 1 ओवर डाला, 10 रन दिए, लेटर ऑन ओवर्स नहीं किए। तो यहाँ पे जब 10 ओवर में 70 रन बने थे, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तो उस टाइम लगा कि अब ये टारगेट चेज नहीं होगा। लेकिन फिर आते हैं रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय की मैं खास करके यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा। जिस तरीके से उन्होंने जोफ्रा आर्चर को छक्का लगाया, जिस तरीके से उन्होंने लेटर ऑन बल्लेबाजी की, जिस तरीके से कंट्रोल दिखाया, तो ऐसा लगा कि वो बंदा प्रॉपर बल्लेबाज भी है और गेंदबाजी में तो हेल्प करता ही है और अच्छा फिल्टर भी है। तो अनुकूल रॉय को निश्चित रूप से इस टीम को देखना पड़ेगा किस तरीके से ऊपर आगे बल्लेबाजी कर सकते हैं। कैमरून ग्रीन लास्ट मैच में हमने देखा कि उनको मौका मिला, जल्दी बल्लेबाजी करने आ गए थे, तो उन्होंने टीम को संभाला भी था और लेटर ऑन जो है रन्स भी बनाए थे। लेकिन यहाँ पे कैमरून ग्रीन को फिर से अगर आप 4 नंबर पे रखोगे तो दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अगर ये टीम में विकेट कीपर अंकित सूर्यवंशी मौजूद हैं तो मुझे लगता है कि कैमरून ग्रीन को ओपनिंग करनी चाहिए जिनका रहाणे के साथ। तो यहाँ पे कैमरून ग्रीन का जो ज़्यादा फायदा है ये टीम ले पाएगी। लास्ट मैच भी कैमरून ग्रीन आपको ऑलमोस्ट जिता चुके थे, लेकिन आपने उनको 2 से 2.5 ओवर तक जो है नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही रख दिया। उस बंदे का बल्ला चलना ही बंद हो गया, ना वो अपना 100 कर पाया और ना ही टीम का वो 200 कर पाया। तो एक जो है बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था इस टीम की तरफ से, क्योंकि जो टीम 5 विकेट के नुकसान के ऊपर ऑलमोस्ट 14-15 ओवर खेल चुकी थी 10 के स्ट्राइकर के साथ, वो टीम 200 रन भी नहीं कर पाती है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो सेट बल्लेबाज है उसको बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा और जो बाकी प्लेयर्स हैं वो आके अपनी विकेट गंवाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अनुकूल रॉय ने अच्छी बल्लेबाजी की, रिंकू सिंह ने 34 गेंदों पर 53 रन बनाए और इस जीत को काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंगली जीता। 19.4 ओवर में 161 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो यहाँ पे केकेआर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रही थी। अजिंक्य रहाणे शौक के अंदर थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने धन्यवाद किया अनुकूल रॉय का, अपना रिंकू सिंह का कि भाई शुक्र है आपने ये मैच जिता दिया। लेकिन यहाँ से कोई ज़्यादा फ्यूचर सिक्योर लग नहीं रहा कोलकाता नाइट राइडर्स का। अगर तो वरुण चक्रवर्ती यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं, सुनील नारायण ऑलमोस्ट हेल्प कर ही रहे हैं इनकी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टीम 1-2 मैच और जीत सकते हैं। इससे ज़्यादा कैपेबिलिटी इस टीम में मौजूद नहीं है, क्योंकि ना ही फिनिशिंग के अंदर रोमन पावल इतना अच्छा कर पा गए हैं। ओपनिंग में आप पहले आउट हो जाते हैं पहले ओवर में। मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह का फॉर्म इतना लगा हुआ नहीं है। अनुकूल रॉय का क्या सीन है, कुछ भी चीज़ें एकदम स्टेबल नहीं है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि इनके पास मनीष पांडे मौजूद है। मनीष पांडे आईपीएल का एक सितारा रहा है एक टाइम पे और इंडिया के लिए बहुत अच्छी सर्विसेज है मनीष पांडे की। आप उन्हें पिछले 2 से 3 सीज़न इस टीम के साथ रखा हुआ है, ना ही आप इम्पैक्ट प्लेयर में उसको मौका देते हो, ना ही आप स्टार्टिंग 11 में उसे मौका देते हो। तो या तो आप उसे रिलीज़ कर दो ताकि कोई और टीम उसे खरीदे, चाहे बेस प्राइस के अंदर ही खरीदे, लेकिन मनीष पांडे ज़रूर खेलना डिजर्व करता है। और मैं चाहूँगा कि मनीष पांडे आने वाले मैचेस में अगर तो ये टीम उसे नहीं खिलाती है तो इस सीज़न उसे ड्रॉप करे और कोई दूसरी टीम उसे खरीदे। और निश्चित रूप से अगर 3-4 नंबर या एंकर रोल मनीष पांडे को दिया जाता है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मनीष पांडे जो है निकाल के दे सकता है। अब बात करते हैं दूसरे मैच की, PBKS वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट। भाई साहब, प्रभु सिमरन सिंह पहली गेंद पे आउट हो जाते हैं और उसके बाद वही था जो पहली गेंद पे प्रभु सिमरन सिंह आउट हुए हैं मोहम्मद शमी की, उसके बाद कुछ नहीं बचा लखनऊ सुपर जायंट का इस मैच के अंदर। जो पहली गेंद पे आउट किया मोहम्मद शमी ने, वहाँ से पंजाब ने राइज किया और वो जो राइज था वो आगे आगे बढ़ता ही चला गया। प्रयास आ गया 37 गेंदों पे 93 रन, 4 चौके 9 छक्के। कूपर कोहली 46 गेंदों पे 87 रन, 8 चौके और 7 छक्के। और भाई साहब जिस तरीके से इन्होंने पीटा है ना इनकी गेंदबाजी को लखनऊ सुपर जायंट की, हम ये बात कर रहे थे कि LSG की गेंदबाजी काफ़ी स्ट्रांग है, बल्लेबाजी में इश्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिया गेंदबाजी को, किसी को भी नहीं छोड़ा। गेंदबाजी के स्टार्ट आप उठा के देखोगे तो केवल प्रिंस यादव एक ऐसा गेंदबाज है जिसने
एंड मूवमेंट के ऊपर गेंदबाजी की, यॉर्कर लेंथ की, पेस ऑन की, पेस ऑफ की, सब तरीके की गेंदबाजी की। 4 ओवर में केवल 25 रन दिए, 2 विकेट निकाले, और ये उस टाइम के ऊपर उन्होंने किए हैं जब टीम का टोटल है 254। आप देखिए 20 ओवर का मैच है, 250 रन टीम ने लगा दिए हैं, उसमें से एक गेंदबाज ऐसा है इसने 4 ओवर में केवल 25 रन ही खर्चे हैं और 2 विकेट भी निकाली है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो प्रिंस यादव हैं ये लेस देन 6 मंथ आपको इंडियन क्रिकेट के लिए खेलते नजर आएंगे, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 हो, क्योंकि बहुत ही एक्सीलेंट गेंदबाज है, बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाज है, पेज इसके पास मौजूद है, दापेज जानता है, कटर जानता है, बाउंसर जानता है, तो ये गेंदबाज जरूर डिजर्व करता है आने वाले टाइम में इंडिया के लिए खेलना। बाकी आप पूरी टीम उठा के देखो, शमी को 4 में 56 पड़े हैं, मोहसिन को 4 में 43 पड़े हैं, बडोली को 1 में 14 पड़े हैं, अवेश खान को 3 में 46 पड़े हैं, मणिमहेंद्र सिद्धार्थ को 3 में 35 पड़े हैं, और एडन मार्करम को तो 1 में 32 ही पड़ गए। 3 छक्के पहले के ऊपर कॉर्नर ने लगाए, सिंगल लिया, और 2 छक्के बाद में प्रज्ञान आर्या ने भी वहाँ पे उन्हें रसीद कर दिए। तो यहाँ पे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पंजाब 300 रन तक पहुँच जाएगा। हालांकि जो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि 300 शायद पॉसिबल नहीं होगा। चेतेश्वर पुजारा ने कहा था कि गेंदबाजी यहाँ से वापसी करेगी, और वो वापसी गेंदबाजी ने की भी, लेकिन फिर भी लास्ट में मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह ने अच्छे शॉट्स लगाए। मार्कस स्टोइनिस ने 16 गेंदों पर 29 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्कों की मदद से। शशांक सिंह ने 6 गेंदों पर 17 रन बनाए, 1 चौके 2 छक्के की मदद से। और तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा पंजाब किंग्स को, क्योंकि पंजाब किंग्स अभी तक ऊपर से मैच जीत गई है, श्रेयस अय्यर चल गए थे, अच्छे खासे मैच जिता गए थे चेजिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे श्रेयस अय्यर फ्लॉप होते हैं, उसके बाद भी पंजाब का जो लोअर ऑर्डर है वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है, और ये पंजाब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी तक पंजाब का जो लोअर ऑर्डर है वो टेस्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ से पता चलता है कि लोअर ऑर्डर भी अच्छे खासे फॉर्म में है। आने वाले टाइम में जब नीड पड़ेगी तो फिर जो है ये लोअर ऑर्डर निकल के आएगा और अच्छे तरीके से पंजाब को सपोर्ट भी करेगा। दूसरी तरफ जब एलएसजी बल्लेबाजी करने आती है तो यहाँ पे एक न्यू प्लेयर देखने को मिलता है मिचेल मार्श और आयुष बडोनी का। इससे पहले मिचेल मार्श, एडन मार्करम थे, इससे पहले ऋषभ पंत और मिचेल मार्श भी थे। अब मिच मार्श जो आयुष बडोनी जो है ओपनिंग के लिए आते हैं। क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। दोनों आगे ऊपर से पहले 6 ओवर में 61 रन बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि 6 ओवर में आप 60 से प्लस रन बना लेते हो, कोई भी खिलाड़ी आपका आउट नहीं है, तो ये पावर प्ले के अंदर बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 250 रन चेज कर रहे हो तो आपको पहले 6 में 100 रन चाहिए, कम से कम 90 रन तो आपको चाहिए, तभी आप जो है 250 चेज कर सकते हो। आप 10 के एवरेज के साथ पहले पावर प्ले को खेल रहे हो, और ये जो गेम थी वो पावर प्ले की ही गेम थी। अगर पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म होता तो शायद जो लास्ट में इशू हुआ है वो हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लास्ट में रन इतने ज़्यादा रह गए कि बल्लेबाजों को चेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे आयुष बडोनी, मिच मार्श आप शायद को कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो स्टार्ट उन्होंने दिया है 6 ओवर में 61 रनों का, वो जरूर डिबेटेबल है कि क्या ये स्टार्ट अच्छा भी था या इस मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है बिल्कुल ही बेकार था। ऋषभ पंत नंबर 3 बल्लेबाजी करने आते हैं, काफ़ी कन्वेंसिंगली बल्लेबाजी करते हैं, और ऐसा लगा कि आज ऋषभ पंत ही बल्लेबाजी कर गया। 23 बॉल्स में 43 रन बनाए, 1 चौके और 4 छक्के की मदद से। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो गई थी, यूजी चहल से, मार्को हैंसन से, अर्शदीप सिंह से, सभी अच्छी गेंदबाजी कर गए थे, फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से रन्स बनाते नजर आते हैं ऋषभ पंत। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इशू है वो मिचेल मार्श का इशू है, क्योंकि मिचेल मार्श जिस तरीके से लास्ट सीजन बल्लेबाजी कर गए थे, एक 100 भी लगाया था, 40-50 रन तेज गति से स्टार्टिंग में बना के भी देते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 28 गेंदों पे 40 रन बनाए हैं, 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से, और इसमें डॉट बॉल परसेंटेज जो है काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। तो यहाँ पे जब तक मिचेल मार्श एक तेज स्टार्ट नहीं देते हैं एलएसजी को, तो ये दिक्कतें बनी रहेंगी। और अगर इसी तरीके से सीजन जाता है तो शायद होप सो ये पॉसिबल है कि मिचेल मार्श में अगले सीजन में खेलते नजर ना ही आए। और यही सेम चीज़ जो है एडन मार्करम के साथ भी मौजूद है, क्योंकि एडन मार्करम को अभी पता ही नहीं चल रहा कि उन्हें ओपनिंग करवानी है, 3 नंबर करवाना है, 4 करवाना है। आज लोअर डाउन द ऑर्डर उन्हें भेजा गया, नीचे आके उन्होंने 22 गेंदों में 42 रन बनाए, 3 चौके 3 छक्कों की मदद से। लेकिन उस टाइम पे जो मैच था वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। मुकुल चौधरी 17 गेंदों पे 21 रन, 1 चौके 1 छक्के की मदद से। यहाँ पे जो बीच में पावर चाहिए थी वो पावर थी निकोलस पुरन के पास। निकोलस पुरन जब मिच मार्श आउट होते हैं तो वहाँ पे निकोलस पुरन के पास मौका था, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे हिटिंग हो सकती है, तगड़ी हिटिंग हो सकती है, निकोलस पुरन आज अच्छी हिटिंग करेंगे। लेकिन 9 गेंदों पे 9 रन बनाते हैं, और इस 9 रन के अंदर भी उनका एक कैच ड्रॉप हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिए कि निकोलस पुरन का फॉर्म नहीं लग रहा, और निकोलस पुरन सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत के बाद इस टीम के अंदर, जो कि 21 करोड़ के अंदर खरीदे गए थे एलएसजी के द्वारा। तो यहाँ पे कहने के एलएसजी सोच रही होगी कि भाई निकोलस पुरन को 21 करोड़ देने का क्या ही रीज़न है अगर वो इस तरीके से बल्लेबाजी करे, क्योंकि ये नहीं लग रहा कि फॉर्म का इशू है या कोई और इशू है।
ऐसा लग रहा है कि वो बल्लेबाजी करना बिल्कुल भूल गए हैं। और जब तक ऋषभ पंत क्रीज पे मौजूद थे तब लग रहा था कि एलएसजी यहाँ पे चेजिंग कर सकती है, लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत आउट होते हैं तो मैच जो है बिल्कुल डेड रबर हो चुका था। गेंदबाजी की बात करोगे, अर्शदीप सिंह 4 ओवर 41 रन, 1 विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट ऋषभ पंत का। जेवियर बार्टलर 4 में 54, मार्को यान्सन 4 में 37, 2 विकेट। विजय कुमार वैश्यक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करता है ये बंदा, 4 में 30 रन, 1 विकेट, और यूजी 4 में 36, 1 विकेट। तो गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही किंग्स 11 पंजाब की, पंजाब किंग्स की। तो यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि 2 मैचेस आज के हुए और दोनों मैचेस में जो पहले वाला मैच था उसमें जो रिजल्ट मिला वो अनप्रडिक्टेबल था। केकेआर ने मैच जीता और जीतना चाहिए भी था ताकि सभी टीम जो एक्टिव हो जाती है आईपीएल के अंदर। और दूसरी बात, पंजाब किंग्स डोमिनेट कर रहा है। पॉइंट्स टेबल में अभी केवल एक ही टीम बची है, पंजाब किंग्स, जो कि अभी तक भी इस सीरीज़ में एक भी मैच नहीं हारी है। 6 में से 5 जीत हैं, एक मैच इनका बारिश में धुल गया था। 11 पॉइंट्स पे पहुंच चुके हैं और नेट रन रेट है +1.4। तो ऑलमोस्ट अभी यहाँ से अगर वो 3 मैचेस और जीत जाते हैं तो ईजिली वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और मैचेस उनके पड़े हैं 8 में से 3 जीत चाहिए पंजाब किंग्स को क्वालिफाई करने के लिए। दूसरी तरफ बात करेंगे, राजस्थान रॉयल्स 6 में से 4 जीत हैं, तो ये भी ऑलमोस्ट अभी 8 मैचों में से अगर 4 भी जीत जाते तो ये भी क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी जो पॉइंट्स टेबल है वो भी ऊपर नीचे चल रहा है। बात करेंगे कल के मैच की, तो कल का मैच है जी गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस। तो ये मैच कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे मुंबई इंडियंस अगर इस मैच में जीत अर्जित करती है तो मुंबई की सांसें चलती गएंगी, लेकिन अगर अब भी वो जीत अर्जित नहीं करती तो शायद मुंबई के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी, क्योंकि अभी ये टूर्नामेंट है ऑलमोस्ट जो है हाफ वे के अंदर पहुंच चुका है। तो यहाँ पे टीम्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। कल जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स का मैच हुआ तो मुझे वहाँ उम्मीद थी कि चेन्नई यहाँ पे चेज़ कर जाएगा, लेकिन आयुष मात्रे की वो इंजरी जो होती है वहाँ पे आयुष मात्रे आउट होते हैं, दैन लेटर ऑन जो है चेन्नई उस मैच से बाहर हो जाता है। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा पिंचिंग पॉइंट है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। चेन्नई को मैच जीतना चाहिए था और वही टाइम अब आ चुका है मुंबई इंडियंस के ऊपर। अगर मुंबई इंडियंस यहाँ से अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करती है तो मुंबई इंडियंस की जो गत है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाएगा। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस अच्छा परफॉर्म कर गए हैं अभी तक, लेकिन देखना ये है कि आने वाले मैचेस में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि गुजरात 5 मैच खेला है, 5 में से 3 जीता है। मुंबई 5 खेला है, 5 में से 1 जीता है। तो अगर कल गुजरात एक मैच जीतता है तो वो 6 में से 4 जीत हो जाएंगी और पॉइंट्स टेबल में वो टॉप 4 के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर कल मुंबई इंडियंस नहीं जीतती है तो 6 में से केवल 1 ही जीत मौजूद होगी मुंबई इंडियंस के पास। तो यहाँ पे एक बार हम देखते हैं क्या टीम रह सकती है। गुजरात टाइटंस ऑलमोस्ट सेम टीम के साथ ही जाएंगे, कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। मैच अहमदाबाद के अंदर रहने वाला है। अहमदाबाद में सिंपल सा रहा है कि जो भी टीम टॉस जीते, हालांकि गेंदबाजी करती है, लेकिन अगर आप पहले बल्लेबाजी कर लो, 200 रन बना दो, तो वहाँ पे चेज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मुंबई इंडियंस पहले टॉस जीतती है, बल्लेबाजी करती है और गुजरात के ऊपर के 3 खिलाड़ी जॉस बटलर हो जाते हैं, 2 उनके ओपनर्स हैं, शुभमन गिल हैं, दैन साई किशोर हैं। अगर साई हैं तो साई को अगर वो आउट कर देते हैं तो दैन लेटर ऑन नीचे से भी ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुई है तो शायद 200 चेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। टीम्स की बात करेंगे, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, ग्लेन फिलिप, वॉशी सुंदर, राहुल तेवटिया, शाहरुख खान, राशिद खान, अशोक शर्मा, कंगीसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रकाशित कृष्णा। तो ये जो है 12 रह सकती है। दूसरी तरफ बात करेंगे तो शायद यहाँ पे रोहित शर्मा अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो रैनी कल्टन के साथ क्विंटन डिकॉक ही खेलते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव है, नमन धीर है, हार्दिक पांड्या, शर्फन रदरफोर्ड हैं। तो यही जो ऑलमोस्ट टीम है वो रहने वाली है। तो कल तो मैं चाहूँगा कि मुंबई इंडियन टॉस जीते, पहले बल्लेबाजी करे, 200 रन बोर्ड पे लगाए और लेटर जो है इस मैच को भी जीते। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि क्या कल मुंबई मैच जीत सकती है या फिर नहीं जीत सकती? आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फेसबुक वालों एक शेयर कर दिया करो ताकि वीडियो ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए। और ऐसी क्रिकेट अपडेट्स के लिए क्रिक बुक के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।